हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट स्पेशल टेस्ट जो था वो देख रहे थे। इसके पूर्व हम लोगों ने सेट नंबर 8 तक देख लिया था। ठीक है, सेट नंबर 8 कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है वो है हमारा टेस्ट नंबर 9। ठीक है, सेट 9 है और इसको पूरा एनालिसिस करेंगे जैसे प्रीवियस में करते आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बतला सकते हैं। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कुछ भी, अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है बिहार से। तो बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो ये हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन हो जाएगा डी, कोसी नदी द्वारा सर्वाधिक मलबा जो है, मलबा कहने का मतलब है जो नदी द्वारा बहाया गया पदार्थ होता है, जो जलोढ़ मिट्टी होता है, वो मलबा का फॉर्म का जो भी डस्ट होता है और फर्टाइल पार्टिकल्स होता है वो मलबा का बात किया गया है, वो तली पर निक्षेपित किया जाता है और वो है कोसी नदी। कोसी नदी के द्वारा ही क्यों? क्योंकि इसमें सर्वाधिक बाढ़ आती है। बिहार में सर्वाधिक बाढ़ जो होती है कोसी नदी में ही आते हैं और इसका कारण है इसके मार्ग का बदलना। मार्ग बदलता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खड़ी ढाल वाली नदी है। खड़ी ढाल होने के कारण मार्ग बदल जाता है, जिसके कारण बिहार में भारी तबाही मचाता है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और ये नेपाल से निकलती है तथा सप्त धाराओं के रूप में निकलती है। बिहार में 3 धारा आकर मिलती है और कोसी का निर्माण करती है। ठीक है, कोसी ऑप्शन हो जाएगा डी। अन्य ऑप्शन का बात किया जाए गंगा का, तो गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी के साथ साथ राष्ट्रीय नदी भी है, जिसे राष्ट्रीय नदी की संज्ञा 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया तथा यह भारत की सबसे पवित्र नदी में से तथा सबसे लंबी नदी में से एक है। सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है, जिसकी लंबाई बात किया जाए तो इसका लंबाई जो है वो है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है। उत्तराखंड से निकालकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है गंगा नदी। बात किया जाए सोन का, तो सोन अमरकंटक से निकलती है और गंगा के दक्षिण की दिशा से आकर मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डॉग, सही उत्तर हो जाएगा डॉग। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था? बिहार में 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो वे थे विलियम टेलर। ठीक है, पटना के कमिश्नर यानी कि पटना के आयुक्त थे विलियम टेलर। कब? 1857 में। बात किया गया है 1857 के विद्रोह के बारे में। तो 1857 के विद्रोह के समय पटना में जो नेतृत्व करते हैं वो है पीर अली। ठीक है, पीर अली पटना से नेतृत्व करते हैं। और बात किया जाए बिहार से, तो बिहार से नेतृत्व करता है, बिहार से वो हैं, बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व करते हैं, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह नेतृत्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा विलियम टेलर। पटना का कमिश्नर पूछा गया था, ये थे विलियम टेलर। लॉर्ड इरविन जो था भारत में वायसराय था, वायसराय लॉर्ड इरविन था। इसी के समय साइमन आयोग का गठन भी हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? चंपारण की प्रजा पर अत्याचार बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखते हैं पीर मोहम्मद। बुक का नाम है चंपारण की प्रजा पर अत्याचार, लिखा जाता है पीर मोहम्मद के द्वारा। पीर मोहम्मद के द्वारा ये बुक लिखा जाता है। बात किया गया है चंपारण का, तो चंपारण में सत्याग्रह होता है 1917 में। चंपारण में सत्याग्रह जो हुआ वो 1917 में हुआ, चंपारण सत्याग्रह, और यह किसान विद्रोह से संबंधित था, किसानों से संबंधित था। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था और भारत में प्रथम सत्याग्रह था। बात किया जाए चंपारण सत्याग्रह का, तो चंपारण में गांधी जी को बुलाने वाले थे राजकुमार शुक्ल। गांधी को बिहार आने का, चंपारण आने का जो निमंत्रण दिए थे वो राजकुमार शुक्ल ही थे। और इसमें महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महात्मा गांधी की जीत के बाद इन्हें गांधी से महात्मा गांधी उपाधि दिया जाता है। ठीक है, गांधी
चंपारण ये वही जगह है जो गांधी को महात्मा की उपाधि दिलवाया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डॉग। बुक पूछा गया था चंपारण की प्रजा पर अत्याचार, तो बुक के लेखक हैं पीर मोहम्मद। ठीक है, पीर अली, अभी देखें पीर अली कौन थे, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता थे पटना से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर देखते हैं। सन 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना थी, तो 20 रुपये। यह सर्वप्रथम किसने पता लगाया था, तो ये बतलाए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ही 1867-68 में 20 रुपया पता लगाया था प्रति व्यक्ति आय। यानी कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो टोटल इनकम बटा टोटल जनसंख्या से भागा देंगे, तो ये हमारा कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। और वो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 20 रुपये थी, बतलाए गए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में। बात किया जाए दादा भाई नौरोजी को, तो ये एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे। इसके साथ साथ इन्होंने बुक लिखा था धन का निष्कासन सिद्धांत। ठीक है, वो एक थ्योरी दिया धन निष्कासन सिद्धांत, यानी कि ड्रेन वेल्थ थ्योरी। ठीक है, ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया था, तथा इनके द्वारा बुक लिखा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनके द्वारा बुक लिखा गया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो थे 1886 में द्वितीय अधिवेशन, उसके बाद 1893 में, उसके बाद 1906 में। 3 बार अध्यक्षता करते हैं और 1906 के अधिवेशन में ही प्रथम बार कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्वराज की मांग की जाती है कांग्रेस के मंच से, और स्वराज की मांग करने वाले यही थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बात अन्य किया जाए तो इन्हें दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बात किया जाए अमर्त्य सेन को, तो अमर्त्य सेन जो है भारत में, इन्हें अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा दी गई। किस योजना को कृषि और सिंचाई की संज्ञा प्रदान की गई, तो वो था पहली पंचवर्षीय योजना। बात किया जाए पंचवर्षीय योजना का, तो पंचवर्षीय योजना जो लिया गया है वो रसिया से, रूस के संविधान से लिया गया है, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यूएसएसआर के संविधान से, यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। और कृषि और सिंचाई जो था उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर मुख्य बल दिया गया था। कृषि एवं सिंचाई जो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है वो है 1951 से 56। ठीक है, 1951 से 56 इसका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष के लिए लाया जाता है पंचवर्षीय योजना। और उस समय पंचवर्षीय योजना के समय, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो पीएम होते हैं वो होते हैं JL नेहरू। ठीक है, JL नेहरू, इनके द्वारा ही प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत में प्रमुख बांध जैसे भाखड़ा नंगल बांध, दामोदर और हीराकुंड जैसे बांध बनवाए गए थे। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बांध को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा भी दी जाती है। तथा उस समय जब प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय हमारा देश जल्द ही गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ था और उस समय भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर प्रमुख बल दिया गया था। यहाँ पे याद रखना है, कृषि और सिंचाई पर बल पर प्रथम बार पहली पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। बात किया जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था पीसी महालोनबिस मॉडल पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया। और इसी के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर स्टील प्लांट की भी स्थापना की गई थी। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वही दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है। अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान। ठीक है, अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो ये दिया जाता है प्रोफेसर DT लकड़वाला को। प्रोफेसर DT लकड़वाला अनवरत योजना रोलिंग प्लान, बात किया जाए तो रोलिंग प्लान लाया कब गया, तो 1978 से 80 के समय, 1978 से 80 के समय रोलिंग प्लान लाया गया 2 वर्ष के लिए, और उसे भारत में लागू करने का श्रेय उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर DT लकड़वाला को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अनवरत योजना का बात किया जाए तो अनवरत योजना जो एक्सप्लेन किए थे वो थे गुरनार मिड्डल। ठीक है, गुरनार मिड्डल
एक्सप्लेन किए थे और ये अपने बुक में एशियन ड्रामा में इसका वर्णन करते हैं। एशियन ड्रामा में गुरनार मिडल अपना बुक में वर्णन करते हैं, लेकिन भारत में इसे लागू करने का श्रेय जो दिया जाता है उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डीटी लकड़वाला को दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि एनएसई की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति के सिफारिश पर 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में, मुख्यालय मुंबई में। बात किया जाए भारत में 2 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएसई, एक है बीएसई। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसका भी स्थापना हुआ था 1875 में और इसका भी मुख्यालय है मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में, ठीक है, दोनों का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। अच्छा, ये सबको कंट्रोल करने यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने वाली एक संस्था है, उसे नाम दिया गया है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जीवन की भौतिक गुणवत्ता PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित करने वाले थे प्रोफेसर डी मॉरिस। ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रोफेसर मॉरिस डी मॉरिस। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 है समेकित बाल विकास सेवा। समेकित बाल विकास सेवा यानी कि ICDS पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था 1975 में। ICDS भारत में सर्वप्रथम 1975 में प्रारंभ किया गया था और ये बाल विकास से संबंधित है और इसका मंत्रालय जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसे 1975 में प्रारंभ किया गया और ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल कोष। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप का विचार किनके दिमाग की उपज है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का विचार किनके दिमाग की उपज है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप लाया था। मोहम्मद यूनुस जो 1975 में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना के समय ही स्वयं सहायता समूह का कंसेप्ट लाया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। बांग्लादेश में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना के समय स्वयं सहायता समूह का विचार आया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। नेक्स्ट है शुद्ध निर्यात बराबर होता है क्या? शुद्ध निर्यात माइनस आयात होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। शुद्ध निर्यात माइनस आयात, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो कौन सा परिणाम सही होगा? बात किया गया गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त होने का, यानी कि जी, स्मॉल जी का वैल्यू शून्य हो जाए। स्मॉल जी का वैल्यू शून्य हो जाए तो क्या होगा? स्मॉल जी का वैल्यू अगर शून्य हो जाता है तो क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी कि W इक्वल टू होता है m इंटू जी, और अगर g 0 हो जाएगा तो वस्तु का भार जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान यानी कि मास चेंज नहीं होगा, अर्थात द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा तो क्या होगा? तो W होता है भार और M होता है द्रव्यमान। तो M तो चेंज नहीं होता है, यानी कि द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, लेकिन W का फॉर्मूला होता है वो M इंटू जी होता है, और जी 0 होने के कारण W यानी कि वेट यानी कि भार जो होगा वो शून्य हो जाएगा, अर्थात वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे एक पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चंद्र सतह का एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी, काला दिखाई देता है। कारण होता है वहाँ वायुमंडल नहीं होने का, वायुमंडल नहीं होने के कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा यानी कि सोलर
एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाएगी, तो वो किया जाएगा प्रकाश वोल्टीय सेल यानी कि फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन हो जाएगा सी। फोटोवोल्टिक सेल का यूज सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए किया जाता है, जैसे सोलर सेल। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट वह है जो, बात किया गया है उत्प्रेरक का, तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। अर्थात उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को दर को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का इन द सेंस या तो बढ़ा सकते हैं यानी कि बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, वही अगर कम करते हैं तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे। अगर अभिक्रिया की दर को कम करते हैं तो वो नेगेटिव और अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे तो वो पॉजिटिव कहलाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है ऋणात्मक उत्प्रेरक का, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया को वेग को कम करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करता है। ठीक है, और बात किया जाए उत्प्रेरक का, तो उत्प्रेरक के जो खोज किए थे वो थे बर्जीलियस महोदय। ठीक है, बर्जीलियस के द्वारा उत्प्रेरक का खोज किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा उत्प्रेरक जो होते, एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक ही होते हैं। ठीक है, एंजाइम मेनली एक प्रकार का उत्प्रेरक होते हैं जिसे जैविक उत्प्रेरक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, बात किया जाए एंजाइम का, ठीक है, एंजाइम का, तो इसे जैविक उत्प्रेरक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, बात किया गया सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3। ठीक है, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतल में रखने का कारण क्या है, तो यह सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, सफ़ेद बोतल में वाष्पीकृत हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज अगर बात किया जाए तो दर्पण को रजतित करने के लिए यानी कि दर्पण के पीछे वाले सतह को कलर करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। बीटा कण यानी कि बीटा डीके से क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, वही परमाणु द्रव्यमान में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है अर्थात और परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है बीटा डीके के कारण। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है, तो एक प्लांट हार्मोन है, उससे संबंधित कौन सा कथन सही है। ऑक्सीन एक प्लांट हार्मोन है, इससे कौन सा कथन संबंधित है। इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है। बिल्कुल सही है, ऑक्सीन के कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है, पत्तियों के विलगन को रोकता है तथा खरपतवार को नष्ट कर देता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑक्सीन एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है जो पौधों में शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है तथा पत्तियों को विलगन को भी रोकता है और खरपतवार को नष्ट होने के कारण नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। शंक्वाकार जड़ प्याज, ये गलत है। प्याज जो होता है बल्ब रूपी जड़ होता है, बल्ब रूपी जड़ होता है प्याज में, अर्थात ये गलत हो जाएगा। तुर्क रूपी जड़, मूली में तुर्क रूपी जड़ पाया जाता है, सलजम में कुंभी रूपी जड़ और श्वसन मूल में मैंग्रोव पौधे होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, शंक्वाकार रूपी जड़ प्याज में नहीं, प्याज में जो पाया जाता है वो पाया जाता है बल्ब रूपी जड़। ठीक है, बल्ब रूपी जड़ पाया जाता है प्याज में। नेक्स्ट है विभाज्योत्तिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी उत्तकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। विभाज्योत्तिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी उत्तकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये होता है कोशिका विभाजन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए, कोशिका विभाजन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी कि बात किया गया कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल का। ठीक है, सेल वाल का नहीं पाया जाता है। तो जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन को। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, पौधे में सेल्यूलोज का बना होता है। वही बात किया जाए मानव में, तो मानव में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी, मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। वही बात किया जाए जीवाणु का, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन का, कवक का काइटिन का और पौधे का सेल्यूलोज का बना होता है।
नेक्स्ट है, जब लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या होता है। बात किया जाए शॉर्ट सर्किट का तो हम 3 स्टेज देखते हैं, 3, ठीक है। एक है ओपन सर्किट का कंडीशन, एक है शॉर्ट सर्किट का कंडीशन। ये है हमारा ओपन सर्किट, अगर ये सर्किट क्लोज नहीं है तो इसे बोलेंगे ओपन सर्किट, ठीक है। अगर वही बात किया जाए ये, तो ये जो हमारा है वो है क्लोज्ड सर्किट। अगर सर्किट पूरा बंद परिपथ है तो ये होता है क्लोज्ड सर्किट। वही बात किया जाए शॉर्ट सर्किट का तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। एक ये है रेसिस्टेंस है, अगर इसी के बीच ये 2 कंडक्टर वायर यहाँ से जोड़ दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। यहाँ पे I इक्वल टू होगा V/R, ठीक है। I इक्वल टू V/R, R का वैल्यू 0 हो जाएगा। रेसिस्टेंस इस कंडीशन में, अगर रेसिस्टेंस जो है इस कंडीशन में जो होगा वो हमारा हो जाएगा 0, और 0 होने के कारण करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि परिपथ में धारा जो होगी वो पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है, ठीक है। I इक्वल टू V/R, ठीक है। यहाँ से करंट देखेंगे अगर तो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, रेसिस्टेंस के अलॉन्ग नहीं जाएगा, और उसके कारण जो वैल्यू होगा I का यानी कि विद्युत धारा का वो पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन होगा C। नेक्स्ट है एकीकृत परिपथ यानी कि IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। IC किससे बने होते हैं तो वो बना होता है सिलिकॉन का बना होता है IC चिप्स, ठीक है। और इसलिए बना होता है क्योंकि ये मेटलॉयड होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं। बिल्कुल है, हजारों क्षुद्र ग्रह घूमते हैं जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड जो कि असामान्य चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार में बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। सिरस बड़े होते हैं जो उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करते हैं, अर्थात ये सभी सही है। क्षुद्र ग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था जो मंगल और बृहस्पति बेल्ट के बीच में पाया जाता है उससे। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों क्षुद्र ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं। ये उल्का पिंड असामान्य चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार के बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में ये हल्के होते हैं। सेरस जो है सबसे बड़े होते हैं जो उल्का पिंड कहलाते हैं तथा उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी सही है। नेक्स्ट है उच्च सीटेन संख्या उच्च लेकिन ऑक्टेन संख्या निम्न वाला ईंधन किस इंजन के लिए आदर्श है। सीटेन संख्या अधिक होना चाहिए और ऑक्टेन संख्या कम होना चाहिए, तो ये आदर्श होगा डीजल इंजन का, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। डीजल इंजन के लिए सीटेन संख्या बतलाता है, सीटेन संख्या डीजल इंजन के लिए, और पेट्रोल इंजन के लिए ऑक्टेन संख्या, ठीक है। याद रखिएगा O, P और C फॉर सीटेन। सीटेन संख्या बतलाता है डीजल इंजन का और ऑक्टेन संख्या बतलाता है पेट्रोल इंजन का। तो यहाँ पूछा गया था उच्च सीटेन संख्या, यानी कि सीटेन संख्या हाई हो लेकिन ऑक्टेन संख्या निम्न हो, तो ये बतलाता है डीजल इंजन का। यानी कि सीटेन संख्या किसका बतलाएगा, डीजल इंजन का बतलाएगा, वही ऑक्टेन संख्या वो बतलाएगा पेट्रोल इंजन का। तो यहाँ पे पूछा गया था सीटेन संख्या उच्च हो तो ये बतलाएगा डीजल इंजन का। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है योनि की ओर जाता है, योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अस्थिबंधन और टेंडन निम्नलिखित में किसका बना होता है। अस्थिबंधन और टेंडन क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होते हैं, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, तो सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में, और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में, ये सभी में डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में डीएनए पाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है 30 नंबर, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेबेरम।
सेरेबेरम के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? यह अग्र, ऊपरी और पार्श्व मस्तिष्क बना होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, यह अग्र, ऊपरी एवं पार्श्व मस्तिष्क बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलाकार एवं केंद्रीय वर्मिक्स, ये बिल्कुल गलत है। यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है, ये भी सही है, यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क फोरब्रेन का पार्ट है जो 80% लगभग सेरेबेरम ही होता है, और इसके अग्र, ऊपरी और पार्श्व मस्तिष्क बना होता है, अर्थात ए, सी और डी सही है, अर्थात जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। असत्य क्वेश्चन पूछ रहा था तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किण्वन। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? किण्वन के पश्चात, तो ये एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है मोलासे का प्रयोग। ठीक है, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग एथेनॉल के बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन जो है वो एक प्रकार से जंग के बचाने की प्रक्रिया है, जिसमें स्टील और लोहे पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो जिंक का कोटिंग किया जाता है। जिंक का कोटिंग किया जाता है स्टील और लोहे पर, ऑप्शन हो जाएगा डी। स्टील पर या लोहे पर जिंक की कोटिंग करना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर, कौन सा मंदिर वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है? यह मंदिर का वास्तुकला शैली, ठीक है, मंदिर का वास्तुकला शैली से संबंधित है, जिसमें बतलाना है कौन सा नागर से संबंधित नहीं है। ठीक है, मंदिर निर्माण की प्रमुख 2 से 3 शैली होती है, एक है नागर शैली, एक है द्राविड़ शैली, एक है बेसर शैली। ठीक है, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर, द्रविड़ और बेसर। बात किया जाए उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं नागर शैली में, वही दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में, और मिडिल इंडिया में यानी कि मध्य भारत में वो बनाया जाता है बेसर शैली में। ठीक है, बेसर शैली में निर्मित किया जाता है। इसमें पूछा गया है मंदिर वास्तुकला शैली में नागर शैली से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा देवधी। देवधी जो है वो द्रविड़ शैली यानी कि दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलता है, देवधी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, राजस्थान में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कितने दिन वार्षिक होता है? तो ये होता है 5 दिन। ठीक है, पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है और ये 5 दिन तक लगता है पुष्कर मेला। बात किया जाए पुष्कर मेला का, तो ये राजस्थान का एक प्रकार का वार्षिक मेला है जो संबंधित है पशुओं से। ठीक है, जिस प्रकार बिहार में सोनपुर का मेला पशुओं से संबंधित है, उसी प्रकार पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में पशुओं का मेला है, और ये पुष्कर राजस्थान में लगता है। बात किया जाए पुष्कर का, तो पुष्कर में ही एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है। ठीक है, भारत में ब्रह्मा भगवान का एकमात्र मंदिर हुआ वह है पुष्कर राजस्थान में। नेक्स्ट है हिमालय के 35 नंबर, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकार में मुड़ी है? तो यह है उत्तल आकार में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल आकार में मुड़ी है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है दक्कन और मध्य भारत में मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दक्कन और मध्य भारत में मौर्य का उत्तराधिकारी कौन थे? तो वे थे सातवाहन, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता? बात किया गया है रेशम का, और वो भी मूंगा रेशम तो मेनली असम में उत्पादित किया जाता है। मूंगा रेशम प्रमुख उत्पादक है असम। बात किया जाए रेशम का, तो रेशम भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, वो है मलबरी, पहला है मलबरी रेशम, उसके बाद है ईरी रेशम, उसके बाद है मूंगा रेशम, और एक है टसर रेशम। ठीक है, टसर रेशम। बात किया जाए मूंगा रेशम का, तो मूंगा रेशम सबसे महंगा होता है, वही ईरी रेशम सबसे सस्ता होता है। मूंगा रेशम भारत के असम राज्य में उत्पादन किया जाता है। भारत में 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, मलबरी, ईरी, मूंगा और टसर। ठीक है, और मूंगा रेशम का उत्पादन मेनली असम राज्य में किया जाता है। अगर बात किया जाए सिर्फ रेशम का, तो रेशम का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये भी सभी हैं। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन घाटी और राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं? दामोदर घाटी, सोन घाटी और राजमहल पहाड़ी किस चीज़ के भंडार के लिए फेमस है? तो यह है गोंडवाना सिस्टम चट्टान के लिए। गोंडवाना सिस्टम चट्टान, ऑप्शन हो जाएगा सी। गोंडवाना क्रम के चट्टान मिलते हैं दामोदर घाटी में, सोन घाटी में और राजमहल की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में समझौता होता है, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और
पाकिस्तान के पीएम जुल्फ़िकार अली खान के बीच समझौता होता है 2 जुलाई 1972 को, जिसे शिमला समझौता कहा गया। इंदिरा गांधी प्लस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में सम्मेलन होता है, जिसे शिमला समझौता कहा गया है, यानी कि हो जाएगा 1972। बात किया जाए भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवादित एरिया है वो है गुजरात में स्थित सर क्रीक और जम्मू कश्मीर का LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी समय इसका निर्धारण किया गया था 1972 में, ठीक है। उसी समय शिमला समझौता भी होता है। बात किया जाए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 4 युद्ध हुए हैं। वो हुआ है 1948 का युद्ध हो 1948 में, या हो 1965 का, या हो 1971 का, और 1999 का कारगिल वार, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध प्रमुख हैं, 48 का, 65 का, 71 का और 99 का, ठीक है। 71 में ही शिमला समझौता हुआ था, 72 में 2 जुलाई 1972 को। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है भारतीय रियासत के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स की समाप्ति कब की गई, ठीक है। प्रीवी पर्स यानी कि प्रीवी काउंसिल की जो समाप्ति है विशेष अधिकार का, वो कब किया गया, तो 1971 में। 1971 में ब्रिटिश के समय ही प्रीवी काउंसिल को विशेष अधिकार दिया गया था और वो समाप्त किया गया 1971 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है, किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है, तो यह है ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र। कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा झारखंड में। झारखंड कोयला का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। झारखंड कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य है। झारखंड के धनबाद को कोयल सिटी के रूप में, कोयल कैपिटल के रूप में जाना जाता है। झारखंड में कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 43 नंबर, लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितने बार अध्यक्ष के लिए वोटिंग हुआ है। बात किया जाए लोकसभा का, तो लोकसभा का वर्णन जो है वो है 80 में। 80 में लोकसभा का वर्णन किया गया है और लोकसभा के अध्यक्ष के पद का वर्णन किया गया है 93 में। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा और उस लोकसभा के अध्यक्ष के लिए मेनली जो होता है वो सदन का नेता ही लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। लेकिन अभी तक टोटल 4 बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुआ है और वो वोटिंग प्रथम बार 1952 में हुआ और अभी वर्तमान में 2024 में भी लोकसभा के पद के लिए, लोकसभा अध्यक्ष के लिए वोटिंग हुआ है। अभी तक 4 बार, प्रथम बार 1952 में, 2 अन्य है 1967 और 1976, ठीक है। 1967 और 76 दोनों अपोजिट याद रखिएगा, 6, 7 और 7, 6। प्रथम बार 1952 में और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे GV मावलंकर। अभी वर्तमान में लोकसभा के 18 में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक है। अभी तक वर्तमान में 4 बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए वोटिंग हुआ है। प्रथम 1952 में, द्वितीय 1967 में, तृतीय 1976 में और चतुर्थ अभी हाल फिलहाल 2024 में, अर्थात 4 बार लोकसभा के लिए वोटिंग हुआ है। नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे अधिक जो है वो एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा का विस्तार है भारत में। उसके बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। सबसे अधिक एलुवियल मिट्टी, उसके बाद लाल मृदा, उसके बाद काली मृदा, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है। प्रथम विधि अधिकारी यानी कि कानून का सर्वोच्च ज्ञाता वो होता है महान्यायवादी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 के अनुसार किया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। वही बात किया जाए राज्य में, तो राज्य में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एक महाधिवक्ता होता है, वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 165 में राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा, वही केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक महान्यायवादी होगा, ठीक है। महान्यायवादी होंगे और ये सदन, कोई भी सदन में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान का अधिकार इन्हें नहीं होता है। बात किया जाए कैग का, तो कैग का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
विधि अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं महान्यायवादी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया? संसदीय सचिव, तो ये किया गया 1951 में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नांत का अध्यादेश, एडिक्ट ऑफ नांस, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रांस में कालीनवाद की मान्यता से, फ्रांस में कालीनवाद की मान्यता से, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर में, फ्रेज ऑफ फॉली, फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? तो ये इरेस्मस द्वारा लिखी गई पुस्तक है फ्रेज ऑफ फॉली, फ्रेज ऑफ फॉली इरेस्मस द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी थी? तो वो था सेंट ऑगस्टीन, सेंट ऑगस्टीन जो था अमेरिका में यूरोपीय द्वारा स्थापित पहली बस्ती थी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वर्ष 1913 में किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया? वर्ष 1913 में किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया? तो ओलंपिक में एक ध्वज बनाया जाता है जो सफ़ेद पट्टी पर 5 कलर को दर्शाता है, सफ़ेद पट्टी पर 5 कलर, और वो 5 महादेशों को दर्शाता है, जिसमें नीला कलर यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, लाल नॉर्थ और साउथ अमेरिका को डिनोट करता है। ठीक है, याद कीजिएगा, नीला जो है यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल नॉर्थ एवं साउथ अमेरिका को दर्शाता है। और ये 1913 में पियरे डे कॉर्बिटिन के सुझाव पे दर्शाया गया था, पियरे डे कॉर्बिटिन के कहने पे लाया गया था, इनके सुझाव पे, और 1914 में प्रथम बार इसे लागू किया गया। 1914 में बात किया जाए, 1914 में पियरे डे कॉर्बिटिन के द्वारा इनके सुझाव पर लागू किया गया था, पियरे डे कॉर्बिटिन, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गोल्डन शार्क, गोल्डन शार्क के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो माइकल फेल्प्स को, माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो यह किया गया ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरुआत किया गया, ऑप्शन हो जाएगा डी। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा डी। अन्य पुरस्कार की बात किया जाए, एबल पुरस्कार भी जो हुआ वो 2002 में ही हुआ था। ध्यानचंद के साथ याद रखिएगा 2002 में एबल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, एबल पुरस्कार वो भी 2002 में प्रारंभ किया गया था। 1991 में बात किया जाए तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा एक है सरस्वती सम्मान, याद रखिएगा सरस्वती सम्मान, एक है व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान, ये दोनों 1991 में ही प्रारंभ किया गया था के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। बात किया जाए 1985 में, तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रारंभ किया गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अन्य पुरस्कार की बात करें तो जैसे भटनागर पुरस्कार 1958 में, अर्जुन पुरस्कार 1961 में, सरस्वती और व्यास सम्मान 1991 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे पूछा गया है ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में दिया गया। और ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अनगार्डेड, अनगार्डेड किसकी आत्मकथा है? तो अनगार्डेड जो हो जाएगा मिताली राज का, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। अनगार्डेड किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी है मिताली राज का, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एफिल टावर, एफिल टावर अमेरिका नहीं बल्कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, ग्रेट वॉल चीन में है, पार्थेनॉन यूनान में है और पिरामिड मिस्र में है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, ये सुमेलित नहीं है। एफिल टावर अमेरिका नहीं पेरिस में स्थित है, ठीक है, पेरिस, और ये राजधानी है फ्रांस का। नेक्स्ट है दिए गए अधोलिखित कथन में असत्य को चुने, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसका प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। अंतिम मौर्य रूलर बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की नींव डाली। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने। शुंग वंश के बाद आया कन्नव वंश और वासुदेव कन्नव ने इसकी स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित नहीं किया था, यह भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया था? अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो वो किया था अहमदनगर पे, ऑप्शन हो जाएगा सी, अहमदनगर पे। नेक्स्ट है बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था? तो ये था पुणे में, ऑप्शन हो जाएगा डी,
पुणे में। बॉम्बे में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था? तो ये था पुणे में। पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ से स्थानांतरित करके बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को प्रथम बार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है, 28 दिसंबर 1885 को। और जो स्थान रहता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, और ये होता है बॉम्बे में। पुणे में न होने का कारण क्या था? तो पुणे में प्लेग फैल जाना। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। ऑप्शन हो जाएगा बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनके द्वारा ही 1905 के स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व किया जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही। ऑप्शन हो जाएगा बी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी, NGT की स्थापना 2010 में। नेक्स्ट है, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ईटानगर में। ऑप्शन हो जाएगा ए। जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान स्थित है ईटानगर में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? वैश्विक तापमान में मीथेन का लगभग 20% योगदान है। बिल्कुल सही है, मीथेन का योगदान लगभग 20% है। सभी वायु प्रदूषकों में लगभग 10% योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं है। बिल्कुल गलत है, 10% से बहुत ज़्यादा, ये लगभग 50% हो जाएगा। ठीक है, 50% योगदान है कार्बन मोनोऑक्साइड का। समस्त वायु प्रदूषकों में सकल भारत का लगभग 20% SO2 का है, ये भी बिल्कुल सही है। और डी जो है वो है CH4 जल वाष्प, N2O, CFC तथा ओजोन सभी हरित गृह गैस, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बी जो है वो असत्य कथन है। यहाँ 10% नहीं बल्कि 50% होना चाहिए था। ऑप्शन हो जाएगा बी, 61 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय ही पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था। 1861 में 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 के अधिनियम से नहीं, 1858 के अधिनियम से नहीं 15 सदस्यीय गठन किया गया था। ये गठन किया गया था 1873 के एक्ट से। 1873 के एक्ट से 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। बात किया जाए 1858 के अधिनियम से, तो इसके द्वारा जो अधिकार जो था भारत INC यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन लिया जाता है और इंग्लैंड के हाथों दे दिया जाता है 1858 के अधीन। और इसी के अंतर्गत जो राज सचिव एक पद है, राज सचिव के पद का गठन किया गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा। वही बात किया जाए 15 सदस्यीय भारत परिषद अधिनियम, इसका गठन 1873 के एक्ट के द्वारा किया गया था। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया था 1876 के अधिनियम के द्वारा तथा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1892 के अधिनियम से द्वारा। यानी कि A, C, D बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये मिलान गलत है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करते हैं? यानी कि ST कमीशन की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है? तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। 338 बात किया जाए 338 में SC कमीशन की वर्णन और 338B में ST कमीशन, वही OBC कमीशन का वर्णन 338B में है। ठीक है, 338 में है SC कमीशन का वर्णन, 338A में है वो है ST कमीशन का, और 338 का B में है वो है OBC कमीशन। ठीक है, OBC कमीशन। और इसे ST कमीशन का बात किया गया तो ये 89वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, ST कमीशन को लाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, बात किया जाए राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया और इसका कार्य जो होता था वो 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। कार्य होता था पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करना तथा इसके जो राज्य से प्रतिनिधित्व होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन हो जाएगा बी। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वो करते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है लोक अदालत। ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, संचित निधि। संचित निधि का वर्णन 266 में बिल्कुल सही है। संचित निधि 266 में, वही आकस्मिक निधि 267 में, ये दोनों बिल्कुल सही है। विनियोग विधेयक का वर्णन 116 नहीं 114 में विनियोग विधेयक का वर्णन किया गया है। वही वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन 122 नहीं 112, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन 112 में किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऑप्शन लगा लीजिएगा सी। यहाँ पे 122 नहीं 112 होना चाहिए था, उसके बाद जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। विनियोग विधेयक का वर्णन 116 नहीं 114 किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है किसका मिलान गलत है, राज्य और राज्यसभा सीट, ठीक है। राज्य में राज्यसभा का सीटों का वर्णन जो किया गया है अनुसूची 4 के अंतर्गत किया गया है। बात किया जाए राज्य में राज्यसभा का सीट का, तो केरल में राज्यसभा के सीटों की संख्या 9, गुजरात में 10, हरियाणा में 5 और उड़ीसा में जो है वो है 10, ठीक है। 11 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए 10, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी। उड़ीसा में राज्यसभा सीट की संख्या है 10। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में थियोरेटिकल लॉजिक। समाजशास्त्र में थियोरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखे हैं जेसी अलेक्जेंडर, ऑप्शन हो जाएगा बी। बुक है समाजशास्त्र में थियोरेटिकल लॉजिक, जेसी अलेक्जेंडर के द्वारा रचित किताब है। नेक्स्ट है, अगला है कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, ऑप्शन है प्रजाति, जाति, धर्म और वर्ग। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ग। सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है वर्ग। अगला है वर्कला, चौराबारा, चावाकड़ और नटिका किस राज्य के समुद्र तट है। वर्कला, चौराबारा, चावाकड़ और नटिका किस राज्य के समुद्र तट हैं, तो ये हैं केरल के समुद्र तट हैं। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है, यानी कि इसे बोल सकते हैं सर्वाधिक प्राचीन पर्वतमाला भारत में है, वह है अरावली रेंज, ठीक है। और इसकी ऊंची चोटी है वो आपको कमेंट करके बतलाना है किस राज्य में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है, और पूछा गया है यहाँ कहाँ से नहीं गुजरता है, तो ये गुजरता है गुजरात के बाद राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जो स्थित है वहाँ तक पहुँचता है अरावली पर्वत, और ये नहीं होगा तो वो होगा महाराष्ट्र में। अरावली पर्वतमाला भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका, तो सरोवरीय मैदान का। मणिपुर पहाड़ से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है निम्नलिखित में सुमिलित कीजिए, सतोपंथ हिमनद, हिमानी है और नदी, सतोपंथ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, तो वो हो जाएगा अलकनंदा, ठीक है। सतोपंथ से अलकनंदा निकलती है। वही मिलाम हिमनद से गौरी गंगा निकलती है। वही खतलिंग से निकलती है भिलांगना, खतलिंग हिमनद से भिलांगना नदी, और चेराबाड़ी हिमनद से मंदाकिनी नदी। चेराबाड़ी से हो जाएगा मंदाकिनी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4, 1, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4, 1, ऑप्शन हो जाएगा सी 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले उच्चावच संबंधित कारक हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले उच्चावच कारक कौन कौन से हैं, तो वायुदाब, पवनों की गति और तापमान, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कारक हैं, ठीक है। क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे, तो वायुदाब हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, पवन की गति, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मृदा निर्माण। मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय यानी कि एक्युमुलेशन को निर्धारित करता है। प्राणी जगत, राहत, वनस्पति चट्टान या मूल चट्टान, तो ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी इनमें से ऑल, यानी कि प्राणी जगत भी अफेक्ट करता है, निर्धारित करता है, वनस्पति जगत भी निर्धारित करता है, राहत और मूल चट्टान ये सभी निर्धारित करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अगला है 76 नंबर, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। वनीकरण का फायदा जो होता है इससे बाढ़ को रोका भी जा सकता है और हमारे परितंत्र को भी संतुलित रखता है, अर्थात 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बात किया गया है अगला प्रश्न 77 नंबर, मीठी क्रांति यानी कि स्वीट रिवोल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है। स्वीट रिवोल्यूशन यानी कि मीठी क्रांति संबंधित है शहद से। मीठी क्रांति का संबंध है शहद से। वही अन्य बात किया जाए तो अमृत क्रांति, एक है अमृत क्रांति, और ये अमृत क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, तो यह है नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से है अमृत क्रांति। एक है ग्रीन गोल्ड क्रांति, ठीक है, ग्रीन गोल्ड क्रांति, और ये संबंधित है चाय उत्पादन से।
एक बात किया जाए धूसर क्रांति, ठीक है, धूसर क्रांति तो ये उत्पाद संबंधित है रासायनिक उर्वरक से। एक याद रखिएगा सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, और सुनहरी क्रांति संबंधित है बागवानी से। अन्य सभी और देखते हैं तो श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, ये सब आपको याद ही होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। किसके भंडार जो है वो तमिलनाडु के नवेली में स्थित है, तो वो लिग्नाइट का है, ऑप्शन हो जाएगा डी। लिग्नाइट क्या है, तो एक प्रकार का कोयला है जिसका भंडार मुख्यतः तमिलनाडु में पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। कुकी किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था कुकी और मैती संघर्ष, तो कुकी जो है वो है मणिपुर से संबंधित, कुकी जो है मणिपुर से संबंधित है। कुकी एक प्रकार का भारत में पाई जाने वाली मणिपुर की जनजाति है। अगला है नचिकेता। नचिकेता की कहानी संबंधित है किस उपनिषद में? नचिकेता की कहानी मुंडक उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में, सत्यमेव जयते भी लिया गया है मुंडको उपनिषद से ही, और नचिकेता और यम की कहानी है वो मुंडको उपनिषद में ही वर्णन किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है धनुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का संबंध, यजुर्वेद का उपवेद है, यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा युद्ध कौशल से, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल। चोल साम्राज्य जो था, चोल जो था स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। बात किया जाए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को वही एंशिएंट में यानी कि प्राचीन भारत में चोल जो था स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। अगला है दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उलेमा, उलेमा जो वर्ड है वो विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री के लिए किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित है? शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित है? तो ये थे मारवाड़ से, ऑप्शन हो जाएगा सी, मारवाड़ से। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान। बात किया जाए अष्टप्रधान का, तो अष्टप्रधान जो था वो संबंधित था शिवाजी से। अष्टप्रधान जो था वो शिवाजी से था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में होता है। उस समय बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल रूलर शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है, जिसके बाद युद्ध में अंग्रेज की जीत होती है और उसके बाद संधि होता है, इलाहाबाद की संधि जो होता है 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है और यह जो युद्ध था वो भारत के में अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को बनाने के लिए महत्वपूर्ण युद्ध था, बक्सर का युद्ध, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बात किया जाए 1757 में, तो 1757 में युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना गया है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, वही 1828 में ब्रह्म सभा की, और जो बाद में बनकर ब्रह्म समाज होता है, तथा इनके द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया जाता है विलियम बेंटिक के द्वारा। इन्हीं के प्रयासों से राजा राम मोहन राय इन्हें आधुनिक पुरुष, युगदूत तथा आधुनिक भारत का पैगंबर आदि की संज्ञा दी गई राजा राम मोहन राय को, तथा इन्हें राजा की उपाधि जो दिया जाता है वो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया जाता है। एकमात्र समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर इंग्लैंड, ब्रिस्टल इंग्लैंड में 1833 में होती है, ठीक है। अगला है 88 नंबर, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में, जो 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक का स्वरूप जो था बॉयकॉट का था, वो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 89 नंबर, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत में शिक्षा के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग आयोग आए, जिसमें मैग्ना कार्टा जो कहा गया था 1854 के चार्ल्स के वुड्स डिस्पैच को कहा गया था। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 को भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। सैंडलर आयोग का बात किया जाए तो सैंडलर आयोग का गठन 1917 में, हंटर आयोग का गठन 1882 में और रैले आयोग का गठन 1904-05 में हुआ था। वही बात किया जाए
अन्य आयोग था तो वर्धा जो एक आया था, वर्धा आयोग गांधी जी के कहने पे 1937 में आया। सैंडलर 17 में आया। एक है 1929 का, याद रखिएगा, हार्टो कमेटी 1929 का। 1835 का याद रखिएगा, मैकाले का मिंट। ये सभी जो है शिक्षा से संबंधित सुधार के लिए आयोग था। प्रथम याद रखिएगा 1835 का मैकाले का मिंट, उसके बाद 1854 का चार्ल्स वुड्स डिस्पैच की घोषणा। इसी के अंतर्गत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की भी सिद्धांत दिया गया था। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच में ही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया गया था। उसके बाद 1882 का W हंटर की अध्यक्षता में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया। 1929 में हार्टो कमेटी का गठन किया गया तथा 1937 में वर्धा शिक्षा आया। उसके बाद कोठारी शिक्षा आता है। अन्य शिक्षा आयोग स्वतंत्रता के बाद भी आते हैं। अगला है 90 नंबर, ब्रिटिश निम्नलिखित युग में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कोड से पाइए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर जो था वो कलकत्ता में, सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मद्रास में नहीं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था वो लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेशनल इंडिया कांग्रेस, इसका लंदन में। और इंडियन एसोसिएशन का गठन बम्बई नहीं, कोलकाता में। इंडियन एसोसिएशन का गठन कोलकाता में 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। यानी कि कौन सा सुमिलित नहीं है? तो 2 और 4, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। 1919 का अधिनियम भारतीयों के बेड़ियों के नया जाल था। यह किसने कहा था? तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1919 के अधिनियम को भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल बतलाया गया था। 1919 के अधिनियम में रॉलेट एक्ट लागू किया गया, जिसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून भी कहा गया था। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1 वर्ष आंख बंद और कान खोले कर भारत भ्रमण करने की घोषणा की थी। भारत भ्रमण करने की सलाह दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी को। 1 वर्ष आँख खोलकर और कान बंद कर घूमने की सलाह दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें भारत में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है। अगला है 93 अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किए थे? तो वे थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास 1908 में अलीपुर षड्यंत्र होता है 1908 में। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र में अरविंद घोष का बचाव करते हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ही 1923 में भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ही। चित्तरंजन दास वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी हैं चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। कौन सा सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो 3 नेटवर्क टोपोलॉजी होता है, रिंग, स्टार और बस। तो यहाँ पे ग्रिड जो हो जाएगा वो सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होगा, रिंग, बस और स्टार। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्पूफिंग। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है दूरसंचार का विस्तार, प्राकृतिक संपदा की खोज, मौसम की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है जननांकीय अंतराल। जननांकीय अंतराल शब्द को सूचित करता है क्या? जननांकीय अंतराल जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर को सूचित करता है, जननांकीय अंतराल। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? ये जीता था 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। उसके बाद अभी हाल ही में कल यानी कि 2024 का पेरिस ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण नहीं कांस्य पदक जीता है। ठीक है, हॉकी में कांस्य पदक जीता है इस बार भी, लेकिन ये जीता है कांस्य पदक। यहाँ पूछा गया था स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक मिला 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारतीयों को। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो भी हॉकी ही है। नेक्स्ट है लोक नृत्य और युग्म का कौन सा सुमिलित नहीं है? झूमर हरियाणा नहीं, झूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान का। वही बात किया जाए तमाशा, तो तमाशा है महाराष्ट्र का, तमाशा है महाराष्ट्र का
कजरी है यूपी का, बाउल है पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए, झूमर हरियाणा नहीं, ये हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, झूमर हरियाणा नहीं राजस्थान का है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 100 क्वेश्चन पूर्ण रूप से देखा। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। ओके।